मुझे सामीन, मैं अब्दुल रशीद अवान अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज फिर मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ एक बहुत पुंछ की मायनाज हस्ती जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जिनको आप सब जानते हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अजीम लीडर हुआ करते थे और इस वक्त हाल ही में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते ही इनको एक इलेक्शन का सामना करना पड़ा है इस वक्त, और उसी इलेक्शन के बारे में हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि पुंछ में बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो गई, ना कि पुंछ में बल्कि अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छी पोलिंग हुई, अच्छी मिकदार में भी हुई और बहुत पुरअमन तरीके से भी हुई। इसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं कि अपने मकसद में हर वोटर कामयाब हो गया। तो इसी सिलसिले में जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब आज हमारे मेहमान हैं। जनाब, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और मैं ये आपसे जनाब गुजारिश करता हूँ कि बहुत अच्छी पोलिंग हुई है अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ख़ास करके राजौरी पुंछ में बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। और किसी किसी स्टेशन पे तो ऐसे सुनने में आया जैसे कहीं पंचायत इलेक्शन में पोलिंग हो रही हो, 81%, किसी को 89%। तो इतनी अच्छी पोलिंग का राज क्या है? इसका फ़ायदा किस पार्टी को जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह जनाब कि मैं आपको अपनी तरफ से, अपने सुरनकोट अवाम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक नया चैनल शुरू किया है। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि एक तो आप हमारे लोकल हैं जी, और लोकल होने के नाते आपको हमारे हर घर की, हमारे इलाके की, हमारी तहसील की, पूरे, मैं कोई सुरनकोट की बात नहीं करता, पूरे डिस्ट्रिक्ट और राजौरी की, खासकर पीर पंजाल का जितना भी इलाका है जी, उसकी हर गली कुचा से आप इंशाल्लाह वाकिफ़ हैं जी। और मुझे तवक्का है कि आप गरीब लोगों की आवाज़ बनेंगे जी, ज़रूर। और क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी पुंछ बहुत ही पसमानदा है जी, तो आपको बहुत मुबारक और मेरी दुआएं हैं बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर, बहुत कि आपका चैनल ये अच्छा काम करेगा। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आपने ये मुझे सवाल किया है, देखिए पोलिंग, जी हाँ, वो उसमें यह जनाब कि आप पिछला भी रिकॉर्ड उठा के देखिए। जी, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, या जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या उसके बाद राजौरी पुंछ के इलाके में हमेशा पोलिंग हुई है। जी, क्यों? हम देशभक्त लोग हैं, बेशक। दूसरे हम अपने कानून पे यकीन रखते हैं। जी, तो हम हमारा जो हमारा आइन है उस पर हम यकीन रखते हैं। और जब यहाँ मिलिटेंसी थी, पीक पे थी, पीक पे तब भी इलेक्शन 1996 का आप उठा के देखिए, 2002 का आप देखिए, बिल्कुल। राजौरी पुंछ में हमेशा हर स्टेशन से अच्छी पोलिंग हुई थी, क्योंकि फायरिंग भी हुई, मिलिटेंसी को फेस किया, लेकिन बहुत अच्छी। जो आज का आप कह रहे हैं जी, इसमें यह था कि काफ़ी अरसे के बाद ये इलेक्शन हो रहा था, तरस गए थे लोग इलेक्शन के लिए। असल बात यही है। तो जिस वलवले और लोगों में ये था कि ये पिछली बारी जो इलेक्शन थोड़ा सा कुछ वजह से क्या हुआ, पीछे हो गया, लोगों में वो जोश फिर उसी तरह कायम रखा, कायम रहा। बिल्कुल कि बिल्कुल जी। और मैं आपको बताऊं जी, खुदा गवाह है कि हमारी बुजुर्ग माओं ने, बच्चियों ने, बहनों ने अपने बच्चे उठाकर और इस गर्मी में 3-3 घंटे एक लाइन में रहे, क्योंकि देशभक्त लोग हैं। कुछ बीमार जो हैं उनको उठा के पोलिंग स्टेशन पर बिल्कुल लाया गया और अच्छी खासी तादाद में लाया गया। जी, जी, जी। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि हम देशभक्त लोग थे और अपने कानून पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पोलिंग बहुत ज़्यादा हुई, हाँ जी, जी। किसी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ओवरऑल पोलिंग जो है वो 80 और 90% हुई है। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, और उसमें यही था कि लोगों में ऐसा जोश था जी, और यानी यकीन करें आप कि इस धूप में लंबी लंबी लाइनें जी, और वो अपने, क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं था, लोग गवर्नमेंट से भी नाराज़ थे जी, और हमारा जो आर्टिकल 370 को भी इन्होंने अबॉलिश किया जी, उसमें एक शिक्ष थी जो 35A थी, हाँ, उसको जब इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो हमारा हिंदुस्तान के साथ, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी शान है ये जी, तो उसके अंदर ये थी कि बाहर का आदमी, बाहर की स्टेट का ना ज़मीन खरीद सकता है, ना नौकरी ले सकता है जी। इस चीज़ को हम कानूनी तौर पे तो नहीं लड़ सके, वहाँ से भी हमें सुप्रीम कोर्ट में हमें बड़ी तवक्का थी, लेकिन हम उसके फैसले को अब इंशाल्लाह मानते हैं। तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मानने वाले लोगों में से, क्योंकि हमारा आइन है जी। उसके बाद
लोगों में ये जोश था कि अब हमारे पास और कोई हल नहीं है जी। हमारी स्टेट को भी ले लिया, हम यहाँ यूटी में हमें तब्दील कर दिया और यूटी से स्टेट बनती है और बांट भी दिया, बांटने में लोगों में ये था कि हम ये अपना हक इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये वाज़ा करना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं जी, कि हमारी स्टेट की हमारी बका जो है, हमारी अफादियत जो थी उसको आपने जक पहुँचाई। इसलिए लोगों में वो जोश था, एक तो वो था। दूसरे लोगों में यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक, देखिए मतलब गांव के लोग हैं, इनको किसी ऑफिसर से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। अपना जो नुमाइंदा इनका होता है ना, उससे ये हर जगह मिल सकते हैं, उसके घर में कहीं भी खड़ा कर लिया मिल सकता है। वो भी एक लोगों में बड़ा रोष है जी। जो यहाँ इससे पहले एमपी थे जुगल किशोर शर्मा साहब, उनकी तो शक्ल तक नहीं देखी लोग, मैंने नहीं देखी, लोगों ने कैसे देखी होगी? लोग कैसे देखेंगे? तो उस वजह से भी लोगों में ये था कि भाई हम अपना वोट कास्ट करें और डेवलपमेंट का नाम। ताज्जुब की बात सर, मैं आपकी कथा कलामी हो रही है, ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने तो संसद में दिल्ली में ये बता दिया कि जम्मू में मेट्रो प्रोजेक्ट और पुंछ रजौरी रेलवे प्रोजेक्ट जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आप अंदाजा लगाइए, इसका नामो निशान तक नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स एमपी होने के नाते, और इस साल उसने कहा 4 साल गुजर गए, उसको पता ही नहीं है कि ट्रेन कहाँ है या रजौरी पुंछ कहाँ है। आप अंदाजा लगा दीजिए। तो लोगों में बड़ा रोष था जिसकी वजह से उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। जी चौधरी अकरम साहब, हमारे पास इस वक्त इंडिया अलायंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ़ साहब की सूरत में नुमाइंदा आया है। मियां अल्ताफ़ साहब गद्दी नशीन शख्सियत हैं, बिल्कुल, बड़े ऊंची जगह बैठने वाले, बेशक, और उस हैसियत से बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप मान लो रजौरी पुंछ के तकरीबन 70% लोग जो हैं उसी हैसियत से उनको देखते हैं। वो एक मुद्दा अलग है। उसके अलावा हम देखें कि मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करता, रजौरी पुंछ की ज़्यादा करूँगा आपसे, क्योंकि आपका ताल्लुक यहाँ से है, आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ की है। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और मुस्लिम्स के अंदर ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब को एज़ गद्दी नशीन देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब को एक बहुत अच्छे संजीदा लीडर के तौर पे जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब को इस वक्त इंडिया अलायंस का एक मेंबर मानते हैं, उस हैसियत से देख रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को इस वक्त वोट दे रहे हैं इंडिया अलायंस समझकर, राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने मौजूदा हुकूमत से नजात हासिल करनी है तो राहुल गांधी को मजबूत करना है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी इस रजौरी पुंछ में मौजूद हैं। तो पीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत से मरीद हैं, वो अगर उनको कुछ भी नहीं देंगे तब भी वो उनको वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए मियाँ साहब के जहन में क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रजौरी पुंछ के लिए वो लेके उन्होंने इलेक्शन में कुछ वादे किए होंगे, इलेक्शन से पहले अपना मंशूर जाहिर किया होगा, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आपके जहन में? देखो ना, आपने ठीक फरमाया कि वो एक इसके गद्दी के से ज़्यादा नशीन है, वो अपनी जगह है जी। लेकिन जो मियाँ साहब की जो हिस्ट्री है एज ए MLA या मिनिस्टर, हाँ, वो 1987 में पहली बार MLA बने। उसके बाद मिलिटेंसी शुरू हो गई जी। 96 में दोबारा इलेक्शन हुए तो वो फिर MLA हो गए जी, फिर भी मिनिस्टर रहे। 2002 में भी मिनिस्टर नहीं, 2002 में PDP और कांग्रेस की सरकार थी, उसमें वो नहीं थे जी। 87 में वो जब जीते थे पहली बार, उस वक्त मिनिस्टर थे। फिर 2008 से 2014 तक भी वो मिनिस्टर थे जी। 3 मंत्रालय उनके पास थे जी। सबसे पहले वो सोशल वेलफेयर में थे। हाँ जी। लोगों ने उनके काम करने का एक अपना स्टाइल है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मियाँ साहब बहुत काम करने वाले लोगों में से जी जी, बेशक। वो रात दिन अगर उनको 17-18 घंटे भी काम करना पड़े लोगों की सेवा के लिए, वो कभी पीछे नहीं रहते जी। जो उनके मैं कोई रिकॉर्ड बात करता हूँ जी। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे तो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, एक रेवोल्यूशन लाया उन्होंने जी, बेशक। हर गाँव में हर जगह के भाई आंगनवाड़ियों जब सेंटर खोले गए, उनमें किस तरह की ट्रेनिंग बच्चियों को दी गई, क्या उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। ठीक। उसके बाद जब वो हेल्थ में रहे, हेल्थ मिनिस्टर, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ जनाब, उन्होंने ये GMC हमारा जो जम्मू है और कश्मीर, और प्लस उसमें सोहरा इंस्टीट्यूट, अच्छा,
इसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और मेरे यहाँ स्टाफ और मशीनरी का मैं आपको अर्ज करूं कि डॉक्टर गुरजीत सिंह हैं, वो हार्ट सर्जन हैं हमारे यहाँ मेंढर से तल्लुक़। अच्छा। वो जम्मू में मेडिकल कॉलेज में थे, क्योंकि मेरे साथ हमारे उनके घरेलू ताल्लुकात थे पुराने, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब हमारे ये मिनिस्टर हैं, हमें आप इनसे मतलब टाइम लेके दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। मैंने टाइम लेके दिया। वो डॉक्टर भारत भूषण जितने भी HODs थे उन्होंने गए, उन्होंने मियाँ साहब को एक प्लान बताया, हमें इस GMC में ये चाहिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम जी, कि उस वक्त की वो मशीनें मियाँ साहब लगाई आज तक वही चल रही हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर कश्मीर में भी ये हुआ, अच्छे डॉक्टरों की पोस्टिंग की। दूसरे उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे या PSCs थी या ये थे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया। फिर उसके बाद वो मंत्रालय उनसे कुछ अरसे के लिए रहा, फिर ले लिया गया। फिर वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। अच्छा। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ, वो 2 काम उन्होंने किए बहुत बड़े। एक जनाब, जो हमारे लोग जंगलों के करीब रहते थे, डोकुम बैकुम में रहते थे, उनको वो उनके कच्चे मकान थे जिसको हम अपनी ज़बान में कोठे कहते हैं, डारे कोठे, वो इसकी बर्फ़ की वजह से गिर जाते थे। ठीक। हर साल उनको जंगलात वालों से लड़ना पड़ता था, फिर लकड़ी काटनी पड़ती थी, फिर उनको परमिशन नहीं मिलती थी, तो वो हर दरवाजे को खटकाते रहते थे। ठीक है। मियाँ साहब जब आए, उन्होंने कहा यार इसके ऊपर आप इनको टीन डालने दीजिए। अच्छा। एक तो वो मकान गिरेगा नहीं, एक जंगल का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा। जितनी भी ढोकें थी या उसमें थी, वो उन्होंने हर आदमी ने उसके ऊपर टीन डाला, और आज भी उस वक्त का वो टीन डाला हुआ अब फर्स्ट क्लास लोग रह रहे हैं। ये इस चीज़ की गवाही तो मैं खुद भी बन गया कि आज ही सुबह मेरी एक वफद से मुलाकात हुई किसी जगह। अच्छा। जिनसे मेरी बात हुई, तो उस एक शख्स ने बिल्कुल ये चीज़ कही, ये बात कि हम जब मियाँ साहब के पास दरख्वास्तें लेके गए कि हमारे डारे गिर जाते हैं बर्फ़ से, और ये होता है कि वो जो आसपास के करीब के लोग हैं ना, वो उनके थंब और वो लकड़ियाँ ठेल के ले जाते हैं जलाने के लिए। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने हमें परमिशन दी, टीन डाले। तो फिर एक बार गवर्नमेंट आई, कोई और मिनिस्टर बना, उसने उस पर स्टे कर दिया, लगाया। वो भी है, चलो हम नाम नहीं लेंगे, ये हुआ। हाँ जी। एक तो वो एक सर जितनी भी रोड्स जंगल से गुजरती थी जी, तो जंगल वाले बंद कर देते थे, क्योंकि जंग फॉरेस्ट का एक अपना कानून। हाँ, वो तो है। मियाँ साहब ने स्टेट लेवल पे एक कमेटी कायम की, उसमें उन्होंने वो कमेटी में जितने भी प्रोजेक्ट जाते थे, उस कमेटी को ये कहा गया कि भाई आप रास्ता बंद मत कीजिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जी, कि भाई जो भी उसमें हमारा पेड़ आता है उसको आप उसका एस्टिमेट लीजिए, और डिपार्टमेंट से वो पैसे जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मतलब उनको देने थे। लेकिन रोडें रुकी नहीं जी, लाइबिलिटी बेशक रही, लेकिन रोड जो हैं वो हमारी जिस भी जहाँ से भी जंगल से जाना था वो निकल गई, और रूरल एरिया को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा। दूसरे मियाँ साहब का अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा, इंशाल्लाह वो कामयाब हो गए हैं जी। तो मियाँ साहब को रजौरी, पुंछ या मैं कहूँ अनंतनाग, वो उनको हर घर का पता है जी, क्योंकि वो लोकल हैं रूरल एरिया से। साहब मेरा एक्चुअली सवाल ये था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, ये उनके पिछले 10 या 15 या 20 साल की आपने परफॉर्मेंस बताई, बहुत अच्छी बात है, आवाम को इसका पता होना चाहिए। लेकिन इस वक्त आज के बाद उनका क्या प्लान है? और ख़ास करके मैं ये बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ज़्यादातर रही है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ऐसा काम गिनाने के लिए आज आपको नज़र आ रहा है जो हम रजौरी पुंछ में कहें कि हाँ जी ये बड़ा प्रोजेक्ट हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया था, जिसके नाम पे आज मियाँ साहब की शख्सियत को आप 2 मिनट के लिए साइड कर दें, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद राना साहब मेंढर से हैं, एजाज जान साहब और इनके वालिद साहब पुंछ से थे, यहाँ मुश्ताक बहारी साहब थे, मतलब उन्होंने क्या ख़ास निशानियाँ छोड़ी हैं जो आज हम लोगों को कहें कि जनाब वो देखो किया था, आज भी करेंगे? हजरत जो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जी, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स में बात जी जी जी, जो स्टेट लेवल की बात है, या उन्होंने क्योंकि इसमें वो रहे हैं कांग्रेस के साथ भी उनका अलायंस रहा है, हाँ रहा है, लेकिन इसमें 96 में वो अकेली हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, 2002 में कांग्रेस की PDP की थी, उनका ये 2008 से 2014 में था जी। एनीवे उसमें सर एक तो इन्होंने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस शुरू किया, अच्छा, जिसको रैबर तहलीम कहा जाता है, हाँ, ये शफी साहब जो हमारे उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये पॉलिसी उन्होंने खुद मरतब की थी।
ठीक है। और ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि रिक्रूटमेंट इतनी हुई उसके अंदर कि इंशाल्लाह ताला उस वक्त से लेकर आप ये जो पिछले 10-15 साल से इससे पहले बहुत यहाँ लोगों को नौकरियां मिली जी। और उस स्कीम के तहत इसमें कोई शक नहीं है कि जो दूर दराज के हाइट्स के ऊपर स्कूल थे वो बंद पड़े हुए थे, उनको खोला गया इस स्कीम के तहत। ये बिल्कुल खोला गया। अच्छा, फिर स्कूलों रेवोल्यूशन लाया स्कूल खोलने का। जी जी। जहाँ जिस गांव में 2-2, 4-4, 6 उससे पहले नहीं थे। स्कूल जब खुले सर, रिक्रूटमेंट का एक रास्ता खुल गया जी। और फिर अपने मसलन मेरा गांव लसाना है, यहीं के लड़के लगे, यहीं का लगे, लोकल, बाहर के लड़के नहीं लग सकते थे। वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और सोर्स ऑफ कुछ नहीं है जी। ये सबसे बड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल जो उन्होंने PHCs खोले, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है। अच्छा। उसके बाद काफी और भी रोड। अच्छा, तो अभी सर, अभी मियां अल्ताफ साहब के जहन में क्या है? आपने उनके साथ रह के कैंपेन किया है। कश्मीर में भी शायद आप गए होंगे, लेकिन जम्मू प्रोविंस के ये जो रजौरी पुंछ है, यहाँ तो आपने बहुत ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें देखी हैं। तो मियां साहब ने लोगों के साथ क्या क्या बातें की? सर, एक सबसे पहले यह है कि हमारी मुगल रोड जो है, अच्छा, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जिस तरह भी होगा हम इसका टनल जो है वो कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। अच्छा। क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों इस जम्मू कश्मीर को वो कहते हैं जी सबका विकास सबका साथ। हाँ, वो तो, लेकिन वो जाहिर उन्होंने क्या, मैं आपको बताता हूँ एक बात साथ साथ उन्होंने कहा, वो सच्चे आदमी हैं, उन्होंने कहा ये जुमले होते हैं, जुमले यहाँ जो सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपको उसकी जिंदा मिसाल दूँ। जो मिनिस्टर हैं, जो क्या नाम, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर गडकरी साहब, जिस स्टेट का टनल था उसके पैसे बिफोर इलेक्शन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस वक्त ये इलेक्शन की डेट अनाउंस की, उसके ठीक 2-4 दिन पहले तमाम स्टेट के टनल्स के पैसे रिलीज कर दिए। लेकिन हमारा नहीं किया। हमारा क्या, इसकी DPR बनाएंगे। अच्छा जनाब, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, यहाँ चीफ इंजीनियर मेरे वो रिटायर हो गए हैं, रजौरी से थे जी। मेरे दोस्त भी थे, मेरे सीनियर भी थे। अच्छा। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे सारी ड्राइंग बताई, बल्कि उन्होंने टेंडर तक फ्लोट किए कि कंपनी वाले भी आके देख के गए थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं बनने दिया। अच्छा। और गडकरी साहब ने, मैंने खुद सुना इन अपने कानों से कि इसकी हम DPR अब नहीं बनाएंगे। भाई क्यों नहीं बनाएंगे? ये खामखा उन्होंने किया। तो मियां साहब ने कहा कि इसके, क्योंकि ये कश्मीर और जम्मू के दरमियान का टनल था, इसलिए यहाँ अब क्या है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी की है जी। दूसरे जनाब, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे रजौरी में है जी, जैसे बाकी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में खुले हैं इंशाल्लाह, तो पुंछ में भी इंशाल्लाह। ये एक और किसी लीडर के साथ भी मेरी बात हो रही थी, और इस पे मैंने दोहरा के ये बात उनको पूछी थी कि क्या वो PDP से थे, तो उन्होंने भी कहा था कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये इकरार किया है लोगों के साथ। तो इसमें मैं आपसे भी ये पूछूंगा कि क्या मियां साहब इस वादे पे, या ये जो वादा किया है, ये कोई कल गवर्नमेंट के सामने जेन्युइननेस इसकी एक्सप्लेन कर पाएंगे और इस मेडिकल कॉलेज जो है ये दिलवा पाएंगे, आपको लगता है? इंशाल्लाह मियां साहब जिस बात पे आ जाते हैं जी कम वक्त में, वो उससे पीछे हटते नहीं हटने वाले। और ज़रूरत भी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जी, बिल्कुल है, तो ठीक। अब एक तो वो मसला है, एक हमारी यूनिवर्सिटी का जो हमारी पाइपलाइन में थी जी, जो पुंछ यूनिवर्सिटी बननी कैंपस थी, अच्छा, अलग ना यूनिवर्सिटी बननी थी। अच्छा। कैंपस तो यहाँ बना हुआ है ना डिंगला में, वो तो भी इनकम्प्लीट है। अब उसमें भी गवर्नमेंट स्लो चल रहा है, वो भी सर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी, बहुत बार सियासत का शिकार वो यूनिवर्सिटी कैंपस जो डिंगला में बन रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल जवान था उस वक्त ये काम शुरू हुआ था। अब बुढ़ापे में हमारे बच्चे जो हैं जवान होकर बुढ़ापा शुरू हो गया उनका, तो मुझे लगता है हमारे पोते कहीं पढ़ेंगे इस यूनिवर्सिटी में। आप ठीक कहते हैं, लेकिन सर यूनिवर्सिटी के लिए लैंड भी देखी गई थी। अच्छा। मैं भी गवाह इस बात का, जावेद राना साहब ने और मैंने, हमारी ये जो उसको बोलते हैं शास्तार में, इसमें बहुत बड़ा इलाका था, उसमें फॉरेस्ट के एरिया भी आया था। इसमें जो हमारे वहाँ के इस वक्त के ACR यहाँ थे, मेंढर से थे, वो तलक रखते थे, अच्छे ऑफिसर हमारे काम करने वाले, वो फाइल बिल्कुल पाइपलाइन में थी जी। कुछ जब सरकार ही नहीं रही तो वो चले गया मामला, उस पर भी उन्होंने इंशाल्लाह मुझे कहा है ये बात कि हम उस पर भी बात करेंगे। और दूसरे उन्होंने खुद अपनी स्पीचेस में कहा है जी कि रजौरी पुंछ की रोडों की बुरी हालत है। जी। सर आप अंदाज़ा लगाएं, जो रजौरी से हमारी थन्ना मंडी से रोड बफलियात की तरफ आती है या बफलियात से सुरनकोट की तरफ आती है जी, आप यकीन करें जिस वक्त मैं MLA था जी,
तो मुझे पहली दफ़ा हमें चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त मरहूम मुफ्ती साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे 2014 में रजौरी में हमारे मीटिंग हुई थी इसकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, रजौरी की भी थी तो पुंछ की भी हमारी वहीं ली थी उन्होंने। अच्छा। तो उस वक्त भी मैंने, यहाँ रिकॉर्ड बात है, मैंने कहा सर ये हमारी जो सुरनकोट से बफलियाज की रोड है इसकी बुरी हालत है, इसकी वाइडनिंग की ज़रूरत है, इसमें ये है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड बात बोली, उसके चीफ इंजीनियर जो बीकन का है उनको कहा, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक उसका वही बुरी हालत है। मियाँ साहब ने खुद अपनी स्पीचेस में भी कहा जी। हमारी ये मंडी फागला रोड है, हाँ। इसका फिर उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन ऑफ PHCs, डॉक्टरों का स्टाफ, एजुकेशन का उन्होंने मेरे साथ अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो मेरे पास नॉलेज थी, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, चाहे हाई स्कूल हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ कलाई गांव की एक फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में पड़ी है, पिछले कई अरसा से धूल चाट रही है PHC के लिए। तो एक बार मैं कहीं जाके वहाँ पता लगवाया था, तो वो कहते हैं जी कि जब ये सेक्रेटरी साहब के पास जाती है तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये फाइल आप क्यों ऊपर भेज रहे हो, अपग्रेडेशन का काम कहाँ हो रहा है, क्यों बार बार इसको लाते हो। तो ये सुनकर बड़ी खुशी हुई हमें कि ये मतलब हमारी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मेरे ख्याल में 1.5 साल से वो फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी है कलाई गाँव की। तो बहरहाल मैं ये आपसे जनाब दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस लगता तो ऐसे है कि हर जगह कामयाबी से चल रहा है इंशाअल्लाह। तो आपकी नज़र में अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पे इंडिया अलायंस कैसा रहा, और ख़ास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट और ख़ास करके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट में इंडिया अलायंस का क्या हाल रहा, आप उससे कितने मुतमईन हैं? सर ऐसा है कि इंडिया अलायंस इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल लोग लगा रहे हैं या कुछ और ये जो हैं जनाब क्या बोलते हैं इनको एनालिस्ट, जी, तो उनकी बातों से लगता है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है शायद नहीं आए, ना बनने। तो उसके बाद जहाँ तक आपने यहाँ का सवाल किया, क्योंकि इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर की 4 पार्टियाँ थी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और CPIM, जिसके मोहम्मद यूसुफ तारिक साहब। अब यहाँ के PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अलायंस यहाँ नहीं रहा, इंडिया अलायंस में मौजूद है, चल रहा है यहाँ नहीं। अब वो अपनी अपनी पार्टियों की ग्रावेंसेस हैं, कोई क्या समझते हैं वो हाईकमांड ने जैसे वो हमारे लेवल की बात नहीं है, ठीक है। जो यहाँ इंडिया अलायंस का आपने मेरे पूछा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो उन्होंने वोट दिए हैं, इसमें हम नहीं कह सकते जिसका जहाँ था। लेकिन मैं यहाँ सुरनकोट की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उनके, एक तो मुझे कहीं उनकी कंपेन नज़र नहीं आई। अच्छा, कोई हो ना, अगर कोई कंपेन किसी जगह उन्होंने किसी गांव में कोई मीटिंग की हो, हाँ, कहीं और जाके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल पता चल रहा है, इंटरनेट है जी, तो मुझे कोई उनकी वो ऐसा कोई मीटिंग या कोई जलसा या कोई डोर टू डोर कंपेन नज़र नहीं आई कि जो उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए, जो मियाँ साहब का कैंडिडेट थे, उसके लिए की हो। अच्छा, लेकिन फिर भी क्योंकि अलायंस में वोट को इधर उधर करना बड़ा टफ होता है जी जी जी, लीडर ऊपर से समझौता कर लेते हैं, लेकिन नीचे रोड जो ग्राउंड लेवल है, जहन चेंज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि उनकी आपसी लड़ाइयाँ होती हैं जी जी। तो अब यहाँ जिस तरह से हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की कंपेन कोई हुई हो तो उनका कोई वोट हमें जो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन थे पता लग जाएगा काउंटिंग में। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ना होने की वजह से ऐसा देखने में या सुनने में आ रहा है कि पहाड़ी वोट काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कन्वर्ट हुआ, इसमें आप क्या समझते हैं? सर ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वोट कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होती, वो तो साफ बात। अब बीजेपी वालों ने क्यों नहीं अपना कैंडिडेट दिया, मुझे उनकी कुछ स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई। चलो वो उनका मामला उनका है। अब वो यहाँ बी टीम जो है बीजेपी की, जिसको हम कहते हैं जी, अपनी पार्टी, उसके थ्रू वो राज करना चाहते थे जी। लेकिन हमारे पहाड़ी भाइयों ने कहा कि भाई आपका अपना, हमने वो आपका जो उनका निशान है बीजेपी का, कमल के फूल पे वोट देना था, अब वो है नहीं, आपने हमें आज़ादी दे दी है जी, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएं, जो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट अपनी पार्टी के यहाँ थे, अपने मनाज साहब उनकी तरफ जाएं, PDP में जाएं, ये हमारा अब आज़ादी आपने आज़ाद है। उस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में वोट काफी तादाद में आया। अच्छा, यही मेरा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अच्छा,
बैट पे भी गया, पीडीपी में भी गया, लेकिन नेशनल मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। अच्छा, इस सिलेक्शन के बाद अब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, कहीं कल एक्सेलसियर में देख रहा था मैं कि जल्दी ही असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। तो आप अपने जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उनसे कितने मुतमईन हैं और आइंदा के लिए क्या तैयारी हो रही है? सर, मैं अपने ग्राउंड वर्कर्स का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है जी, क्योंकि हमारे ये जो पुलिस रजौरी के लोग हैं ना सर जी, ये इलेक्शन को समझते हैं। बेशक मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क समझता हूँ कश्मीर में और जम्मू के रजौरी पुंछ के वोटर्स में और वर्कर्स में जी। ये हर घर में सियासत की बात करते हैं। 4 अगर आदमी फैमिली में बने अपने अपने रुझान के होंगे, ठीक, ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बहुत ही मुस्बत बात है और इस तरीके से कंट्राडिक्ट करना बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है और ये हमारा जमहूरी हक भी है जी। तो मैं अपने वर्कर सर, हमारे वर्कर हैं ही जाले हैं जी जी, और उन्होंने इस बार ही जितनी लगन और प्यार और वलवले के साथ काम किया है और इसी तरह जो असेंबली का इलेक्शन आपने कहा उसमें उससे भी ज़्यादा ज़ोर से काम करेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरा ये है कि असेंबली का इलेक्शन जो है ये मैं आपके चैनल की वसातत से जी एक अपील करना चाहता हूँ सरकार से और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जी, मैंने भी पढ़ा वो, जैसे उनकी मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। उन्होंने कहा जी कि सितंबर 30 तक हम इलेक्शन करवा लेंगे, कल होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा। अच्छा, मेरी एक अपील है क्योंकि हम जो लोग हैं गुज्जर जी, पहाड़ी लोग या बकरवाल लोग जी, हम अपने माल मवेशी को लेकर ढोकू बहकू में चले जाते हैं। जी जी, उस वक्त हमारा पीक का सीजन होता है ढोकू में, सितंबर का। हाँ, लोग वापस नहीं आते हैं, अभी वापस नहीं आए होंगे जी, जी, और जो हमारा बकरवाल तबका है वो रास्ते में होगा या अपने अपने उस पर डेस्टिनेशन पे होगा कश्मीर में जी। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से कि आप इलेक्शन जरूर करवाएं लेकिन थोड़ा सा और इसको पीछे जाने दें। हाँ, सितंबर के बजाय मुनासिब टाइम होता है, जो मुनासिब टाइम है ताकि लोग अपने अपने घरों में आ जाएं। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रजौरी पुंछ के लोगों की इलेक्शन कमीशन ने तारीफ की है कि भाई इतना वोट पोल हुआ। दूसरी एक बात मैं आपको बोलूँगा, लंबा हो जाएगा, कि कश्मीर में मैं देख रहा था कि 1984 के बाद पहली बार इस इलेक्शन में पोलिंग हुई है। चलो ये अच्छी बात है, ये मुबारक। इसलिए मैं अपील करता हूँ सरकार से और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लोगों की तरफ से जी जी कि भाई इस इलेक्शन को थोड़ा और पीछे किया ताकि हमारे लोग जो हैं पहाड़ी गुज्जर बकरवाल लोग अपने डोकों से वापस अपने गाँव में आ जाएं, आराम से वोट हो और जैसे पोलिंग हमारी इस वक्त हुई है इससे बेहतर पोलिंग। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, आपने वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आइंदा भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। जनाब अवान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं इंशाल्लाह, इधर जी इंशाल्लाह गरीब आवाम की आवाज़ बन रहे हैं और मेरी दुआएं रहेंगी इंशाल्लाह आपके। अल्लाह कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।